आपकी आवाज आ रही है? This meeting is being recorded. तो आज के मुख्य वक्ता हम लोगों के बीच आ चुके हैं। क्लिक कर दो, वीडियो बंद करना है क्या? लक्ष्मी नारायण भाला जी, जिन्हें लोकप्रिय नाम लक्की दादा के नाम से जाना जाता है। आप संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और जिन्हें संघ के विषय में थोड़ी सी भी समझ है वो जानते हैं कि संघ के प्रचारक का अर्थ और मंतव्य क्या होता है। अपने जीवन की समस्त आकांक्षाओं को मार कर राष्ट्रीय जीवन में अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना ही प्रचारक जीवन कहलाता है। और आपका एक लंबा प्रचारक, आपकी संघ आयु अत्यधिक है, अपने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया है संघ के लिए, राष्ट्र के लिए और इस समाज और इस देश के लिए। ऐसे लक्ष्मीदा हमारे बीच आज हैं और दादा का आज जो विषय है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मनोवैज्ञानिक संदर्भ। और हम लोगों के बीच हमारे लोक पहल के राष्ट्रीय संयोजक प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और लक्कीदा हम लोगों के बीच जुड़ चुके हैं आज के विषय के अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान देने के लिए। और जैसा कि मैं लक्कीदा को मैं संदर्भित करना चाहूंगा कि यह लोक पहल संघ के स्वयंसेवकों का ही एक सामाजिक हस्तक्षेप है। संघ के जिनकी संघ आयु अधिक है उसमें स्वयं आज उपस्थित हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रोफेसर आलोक चौहान मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, सर सुंदरलाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर प्रोफेसर संतोष सिंह, इसी तरह वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से प्रोफेसर अवनीश पार्थीरकर सर जैसे लोग हमारे लोक पहल के कर्ता धर्ता हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में लगातार राष्ट्रीय जीवन के अपने कर्तव्यों को, राष्ट्रीय जीवन के का जो याज्ञिक अनुष्ठान है उसकी लोक पहल पूर्ति कर रहा है। और लोक पहल अनवरत लगभग 2 वर्षों से अपनी व्याख्यान माला प्रत्येक रविवार को आयोजित करता है और उसमें राष्ट्र के प्रमुख विचारकों को, चिंतकों को आमंत्रित करता है। और लोक पहल अपना विमर्श राष्ट्रीय विमर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। NAP 2020 का ड्राफ्ट हम लोगों के सम्मुख आ चुका है और भारत सरकार ने उस ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया है और राष्ट्र की नई शिक्षा नीति को दिशा और दशा देने का, उसकी दशा को सुधारने और दिशा देने का अनवरत भारत सरकार प्रयास कर रही है। आज उसी विषय पर पाठ्येप देने के लिए हम लोगों के बीच उपस्थित हैं श्रीमान लक्ष्मी नारायण भाला जी, जिन्हें लोकप्रिय नाम लक्की दाता के नाम से जाना जाता है। आप संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, आपके विविध आयाम हैं संघ में। आप संघ का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है विद्या भारती, उसके आप राष्ट्रीय दायित्वधारी कार्यकर्ता प्रमुख रहे हैं। आप विविध भाषाओं के विशेषज्ञ हैं, भाषा की आपकी भाषिक समझ अद्वितीय है। आपने असम तथा ओडिशा के छात्र आंदोलन में सहयोग दिया। आपकी साहित्यिक साधना में लगभग 3 काव्य संग्रह अब तक आ चुके हैं। भारत के संविधान की जन्म गाथा पर आपका एक विशद अध्ययन है और उस पर आपके कई भागों में आपका लाइव प्रसारण भी है और आपका आलेखन भी है। तो बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी लक्कीदा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो भी राष्ट्र का नागरिक संघ को थोड़ा सा भी समझता है, संघ को के अर्थ और मंतव्य को समझता है, वो लक्कीदा से। और आज हम सबका सौभाग्य है कि आप हमारे बीच शिक्षा के, भारतीय शिक्षा नीति का संदर्भ में हम सबों का मार्गदर्शन और उद्बोधन करने के लिए प्रस्तुत है। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति
किस प्रकार औपनिवेशिक काल में और उसके बाद लगभग 712 से जब से भारत आक्रांताओं का आक्रमण झेल रहा है, उसके बाद हमारी शिक्षा प्रणाली किस प्रकार पथ से विचलित हुई। और जब यूरोप में मात्र 23,000 शिक्षा के केंद्र थे पूरे यूरोप में, अमेरिका में मिला के, तब अकेले भारत में 1 लाख से अधिक गुरुकुल थे। इसने विश्व के अद्वितीय विश्वविद्यालय दिए हैं, तो इसका कोई सानी नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। लेकिन जो एक लंबा जो विश्रांति काल है, जो विछोह का काल है, और वह काल गुलामी के कालखंड के कारण भारत की शिक्षा नीति की जिस तरह की दुर्दशा हुई है, और प्रयोग पर प्रयोग भारत की जन संप्रभुता की प्राप्ति के बाद शिक्षा नीति के साथ लगातार खिलवाड़ किया जाता रहा है। भारत को भारतीयता के रास्ते पर अग्रसर नहीं किया गया। और शिक्षा जो इस अगर देश है तो शिक्षा उसका मस्तिष्क है, और जिस देश का मस्तिष्क ही अपने सन्मार्ग पर नहीं होगा, उस देश की शिक्षा प्रणाली के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज अनुपम पाथेय हम सबको प्राप्त होगा। लोक पहल की एक सामान्य परंपरा है कि हम अपने अतिथि का परिचय कराते हैं, और आज हम अतिथि परिचय के लिए आमंत्रित कर रहे हैं अपने बहुत ही प्रिय श्री पलाश काकती जी को, कि माननीय श्रीमान भल्ला जी का, लक्ष्मी नारायण भल्ला, लोकप्रिय नाम लक्की दादा का परिचय प्रस्तुत करें। पलाश काकती। धन्यवाद सर। आज के व्याख्यान मेला में हमारे सबके सामने उपस्थित लक्ष्मी नारायण भल्ला जी असम और बंगाल में खासकर लक्कीदा नाम से जानते हैं, और साथ में अभी पूरा देश ही उनको लक्कीदा नाम से जानते हैं। आप राष्ट्रीय पत्रकारिता केंद्र न्यास के आजीवन न्यासी है। आप उपाध्यक्ष है मेरा भारत नासिक केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वदेशी जागरण मंच। आप श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय कोलकाता सम्मान चयन समिति के भी सदस्य है। आप संरक्षक है पाक्षिक पत्रिका चाणक्य वार्ता, मासिक पत्रिका जाह्नवी और बहुभाषी संवाद समिति न्यूज इंडिया का। आपके पिता स्वर्गीय बंसीलाल भाला जी है और आपके माता स्वर्गीय मोनीबाई भाला जी है। आपका जन्मस्थान सिखरी महाराष्ट्र में है। आपका जन्म है 21 जनवरी 1945। आप नागपुर विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में आप स्नातक है। आप हिंदी विशारद और चित्रकला सर्टिफिकेट भी आपके पास है। आप प्रसारक जुलाई 1986 से है, मतलब अभी आप पूरे 55 ईयर्स से आप संघ के प्रसारक के रूप में आप देश माँ की सेवा कर रहे हैं। आपका पहला 7 वर्ष तक मालदा, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में आपका कार्य क्षेत्र था। आप आपातकाल के समय में बंगाल में अनिमेष गुप्त नाम के नाम से भूमिगत कार्य किए थे संगठन के। आप 1976 से 85 तक विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वोत्तर तथा उत्तर क्षेत्र के थे जिस टाइम असम आंदोलन हुआ था। आप असम तथा ओडिशा के छात्र आंदोलनों में भी सहभागी है। मेरा भारत मेरा घर तथा अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्श में सहभाग है। 2 महीने के लिए आप नागपुर के विशेष प्रकल्प में भी सेवा किए थे। आप 1986 से 2011 तक विद्या भारती के असम प्रांत के बाद राष्ट्रीय सहमंत्री तक विभिन्न दायित्व आप निर्वहन किए हैं। आप 2011 से 2015 तक हिंदुस्तान समाचार केंद्र प्रभारी के रूप में भी सेवा दिए हैं। आप 2016 से 2018 तक कृति रूप संघ दर्शन पुस्तक माला का भी लेखन कार्य किए थे। आप अभी अगस्त 2018 से अभी आप हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेले का भी दायित्व अभी आप पालन कर रहे हैं और आपका कार्यालय आपका केंद्र दिल्ली है। और आपको नेपाली सांस्कृतिक परिषद द्वारा भानुभक्त नेपाली गोरखा मित्र तथा समरसता पुरस्कार 2019 तथा कलकत्ता के विचार मंच द्वारा आचार्य विष्णुकांत शास्त्री प्रतिभा
सम्मान 2021 आपको मतलब मिले हैं, और आप साथ में विदेश यात्रा भी किए हैं, मॉरिशस, इंग्लैंड, दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड, नेपाल, जापान, दुबई आदि। और आप अपने मातृभाषा के साथ आप 10 से अधिक भाषा के भी ज्ञानी हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद पलाश जी, आपने बहुत अच्छा परिचय प्रस्तुत किया है। परिचय इतना बहुआयामी है। राष्ट्रीय जीवन का एक सजग सहयात्री, जो कवि भी है, दार्शनिक भी है, विचारक भी है, समाज सेवक भी है। विविध प्रकार का पुरस्कार जब लक्की दादा को दिया जाता है तो पुरस्कार स्वयं सम्मानित हो जाता है। श्रद्धेय आचार्य विष्णुकांत शास्त्री प्रतिभा सम्मान, विष्णुकांत शास्त्री का नाम उल्लेख होते ही चित्त और चेतना में एक महान साहित्यकार, दार्शनिक, आलोचक, समालोचक का चित्र पहुंच जाता है, और लक्कीदा से वह सम्मान लक्कीदा को दिया गया है। आपने मॉरिशस, इंग्लैंड, दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड, नेपाल, जापान, दुबई की यात्राएं की हैं, वहां प्रवास किया है और वहां राष्ट्रीय जीवन, भारतीयता को स्पंदित करने का प्रयास किया है। विविध आयाम हैं जिसकी व्याख्या करना बहुत छोटे समय में उचित नहीं होगा, और आज का आपका पाठ्य हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लक्कीदा, मैं बता दूं कि यह छोटा सा मंच होता है, लेकिन हम YouTube के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों के बीच पहुंचते हैं। इस जूम पर हम व्याख्यान करते हैं और उसका लगातार हम प्रसारण करते हैं। तो हम बड़ी विनम्रता से के साथ भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसका वैज्ञानिक संदर्भ के लिए मैं आज आपके पाठ्य के लिए बहुत विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं कि शिक्षा नीति के मनोवैज्ञानिक संदर्भ से राष्ट्र का जो सामान्य नागरिक है वो किस तरह अपरिचित है, और उसकी चित्त और चेतना में शिक्षा नीति किस प्रकार समाहित होनी चाहिए, उसके अंतस में किस प्रकार वो उसको आकार और विस्तार मिलना चाहिए। आप विनम्रता पूर्वक आपके पाठ्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। लक्कीदा। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही होगी? पहुंच रही हो तो मैं आगे बढ़ूं? आ रही आवाज? जी लक्कीदा, आ रहा है। लोक पहल के आभासी मंच पर उपस्थित सभी दर्शक, श्रोता, विद्वज्जन, भाई और बहनों, आज का जो विषय है, अपनी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें जो एक मौलिक परिवर्तन किया गया है ढांचे का, 10+2+3, उसकी जगह 5+3+3+4, इस प्रकार का यह जो ढांचा बदला गया है, इस ढांचे के पीछे क्या मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। बिना उस मनोविज्ञान के समझे कोई केवल इतना ही कह सकता है कि ये केवल एक ढांचा बदला है, 10+2+3 की जगह ये हो गया, लेकिन यह केवल इतना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देश स्वाधीन होने के बाद 1952 में पहली जब सरकार बनी, उसके बाद से लगातार 34 वर्ष तक जो शिक्षा मंत्रालय था, 34 वर्ष बाद उसको क्यों HRD कर दिया गया, ये एक बड़ा रहस्यमय विषय है, क्योंकि कोई मंत्रालय का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बदला इसलिए गया कि शिक्षा से केवल हमें रिसोर्स पर्सन्स निर्माण करने हैं जो कहीं नौकरी करे या कहीं अपने रोजगार के लिए नौकरी खोजता रहे, और इसलिए 34 वर्ष तक उसको हमने ढोया, एक प्रकार से कहा जा सकता है। इसमें बदलाव होना चाहिए, इसके लिए कई कमीशन गठित हुए, खासकर कोठारी कमीशन ने इसमें कई प्रकार के बदलाव सुझाए थे, लेकिन जब कोठारी कमीशन के इन बदलावों के बारे में बातचीत होती थी तो स्वयं कोठारी जी कहते थे कि हमने तो बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, लेकिन वी फेल्ड एट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, उसके क्रियान्वयन के धरातल पर हम असफल रहे हैं। तो किसी भी अच्छे काम का अगर क्रियान्वयन सही ढंग से ना हो तो वो असफल होना ही है। और इसलिए
अब 34 वर्ष बाद पुनः एचआरडी मिनिस्ट्री को शिक्षा मंत्रालय कहा जाना चाहिए, इसका आग्रह सरकार ने किया और नाम बदला भी है और नया मनोवैज्ञानिक ढांचा दिया है। तो उस ढांचे के पीछे क्या मनोविज्ञान है, इसको समझना जरूरी है। नहीं तो फिर कुछ वर्षों बाद हम यही कहेंगे कि हमारी योजना तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन हम क्रियान्वयन में फेल हो गए, असफल हो गए। तो ऐसा ना हो, इसलिए शुरू से ही उसके प्रति जागरूकता निर्माण करना, उसके प्रति एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हुए, और उसमें अगर कहीं कमियां रहती हो, उसमें अगर कहीं कोई गलती हो रही हो, तो उसको समझना, उसको सुधारना, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं इस 5+3+3+4 इस ढांचे का क्या मनोविज्ञान है, इस पर आज बोलना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवन के हम एक एक पड़ाव की बात करें। सबसे पहले मनुष्य का जन्म होता है गर्भ से। गर्भावस्था में 9 महीने तक, 10 महीने तक वो रहता है, और उसके बाद सबसे निकटतम उसके अपनी ऐसी कोई होती हो तो वो माँ होती है। इसलिए माँ ही उसकी पहली गुरु है, जो गर्भ में रहते हुए भी उसे अपनी भाषा सुनाती रहती है, और गर्भ से बाहर आने के बाद भी उसी भाषा में उससे बात करते हुए उसको पनपाती है, आगे बढ़ाती है। उसको कोई व्याकरण सिखाने की जरूरत नहीं होती, उसे उन शब्दों को लिखने की भी जरूरत नहीं होती। वो सुनकर ही उसका भाव समझता है और उस भाव के अनुसार अपने विचारों को या अपने गतिविधि को वो प्रकाशित करता है, प्रभावित होता है उससे। तो इस प्रकार का ये जो स्थान है माँ का, इस माँ के गोद में वो 3 वर्ष तक पलता है। और उसके बाद इस नई शिक्षा नीति ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये कहा है कि 3 वर्ष तक माँ के पास रहने के बाद उसे विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, और उस विद्यालय का नाम दिया है शिशु वाटिका या बाल वाटिका या शिशु निकेतन। तो शिशु जब बालक माँ के गोद से किसी विद्यालय में आता है तो उसके मन में बड़ी बेचैनी रहती है। उस बेचैनी का इलाज भी माँ के पास होता है। इसलिए माँ उसे बड़े अच्छी तरह से समझाती है कि बेटा तुमको जाना है, क्योंकि तुमको भी बड़ा होना है। देखो तुम्हारे पिताजी कितने बड़े हैं, देखो तुम्हारे बड़े भाई कितने कैसे हैं, तुम्हारे चाचा जी कैसे हैं, तुम्हारे मामा कैसे। तो इस प्रकार से जो बड़े लोग हैं उनका उदाहरण सामने रखते हुए वो उसे बड़ा होने की प्रेरणा देती है। और बड़ा होकर उसे क्या बनना है, तो आदमी बनना है। और आदमी बनने के लिए जब वो जाता है तो उस समय केवल जाने से ही नहीं होता, तो उसको कुछ प्रलोभन भी देना पड़ता है। और इसलिए उससे कहा जाए, देखो तुमको किताबें मिलेगी, तुमको बक्सा मिलेगा, वहां खेलने के लिए मिलेगा, खेल कूद के सामान मिलेंगे। तो इतना सब आकर्षण पैदा करने के बाद वो माँ की गोद से उठकर विद्यालय में जाता है। लेकिन माँ की गोद से उठकर विद्यालय में जाने के बाद अगर उसे एकदम परायापन लगे तो वो विचलित हो जाएगा। इसलिए पहले 3 वर्ष तक उसे मातृ स्नेह, मातृ सानिध्य ये प्राप्त हो रहा है, इसकी अनुभूति होनी चाहिए। और इसलिए इस शिक्षा नीति में 5+3+3+4 जो है उसमें पहले 5 में भी 2 विभाजन किए गए हैं। एक 3+2, तो 3 में 2 जोड़ा है। 3 को रखा है शिशु प्ले वे मेथड, जिसको आजकल हम कहते हैं कि खेल कूद के माध्यम से सीखो। और खेल कूद के माध्यम से सीखने में भाषा कैसे सीखी जाती है उसका अगर हम उदाहरण रखें तो भाषा सीखने की जो 4 पड़ाव है, उन 4 पड़ावों का उपयोग यहाँ किया जाता है। सबसे पहले शिशु सुनता है, गर्भ में भी सुनता है, बाहर आने के बाद भी सुनता है। सुनने के बाद फिर वो बोलने लगता है। पहले श्रवण, फिर कथन। बोलने के बाद फिर तीसरी बात आती है कि उसको लिखा हुआ समझा दिया जाए कि ये देखो तुम जो बोल रहे हो ऐसा लिखा गया है। और फिर चौथी स्टेज आती है लेखन। तो पहला पड़ाव है श्रवण, दूसरा पड़ाव है कथन, तीसरा पड़ाव है पठन, और चौथा पड़ाव है लेखन। तो इस लेखन की प्रक्रिया में जल्दबाजी न हो, इसलिए इन 3 वर्षों में ऐसा विभाजन होना चाहिए कि पहले 2 वर्षों में उसे केवल शुद्ध उच्चारणों से बात सुनाई जाए, फिर वो चाहे गीत हो, चाहे कोई कहानी हो,
चाहे कुछ उसको दोहराना हो तो उसको दोहराने के लिए उच्चारण किया गया, शुद्ध उच्चारण हो, ये सारी चीजें उसको पहले 3 वर्षों में से पहले वर्ष में सिखाई जानी चाहिए। दूसरे वर्ष में वो बहुत अच्छी तरह से उसको मुखस्त भी कर ले और बोलने लगे। मुखस्त करके बोलने से उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और बोलने में कोई कमी हो तो उस कमी को भी हम ध्यान में ला सकते हैं, उसको दूर किया जा सकता है। और उसके बाद फिर लिखी हुई चीजों को उसके सामने रखकर बताना कि तुम जो बोल रहे हो वो ये लिखा गया है। छोटे छोटे कुछ बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, बड़े अक्षरों में, छोटे अक्षरों में लिखकर उसको दिखाया जाए। और फिर अंतिम पड़ाव जो तीसरे वर्ष आएगा वो होगा लिखो, कलम हाथ में देकर उसको लिखा जाए। तो ये जो पड़ाव है, इन 3 वर्षों में खेल कूद के माध्यम से श्रवण, कथन, लेखन और पठन और फिर लेखन, ये काम, चारों काम पूरे हो जाएंगे। उसके बाद 2 वर्ष जोड़े गए हैं जिसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 है। इन 2 वर्षों में उसके लेखन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 5वां क्रम होगा सृजन। अब वो सृजन करेगा, मन की बात को स्वयं लिखेगा। तो ये जो 5 पड़ाव है लेखन भाषा के, उन 5 पड़ावों से निकलने की ये जो स्थिति है, ये इन 5 वर्षों की है। इन 5 वर्षों को 3+2 इस रूप में विभाजन करने के बाद भारतीय शिक्षा नीति ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अगले 3 वर्षों का जो पड़ाव दिया है वो है बालक अवस्था का। शिशु अवस्था से हम बालक हो गए। हालांकि 3 वर्ष बाद ही वह शिशु होकर आता है, तो 6 वर्ष की अवस्था तक उसका शैशव रहता है और वो 7वें वर्ष की उम्र में ही बालक हो जाता है। इसलिए अभी भी मेरा सुझाव ये है कि शिक्षा मंत्रालय इस पर विचार करे गहराई से कि 3 को अलग रखा जाए और 2 को अगले 3 के साथ जोड़ा जाए। तो ये फॉर्मूला अगर ऐसा बनता है 3+5 + 3+4 तो ज्यादा वैज्ञानिक होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बदलाव लाया जा सकता है कि नहीं, ये तो शिक्षा मंत्रालय के लिए सोचने का विषय है। लेकिन शिशु मनोविज्ञान ये कहता है कि 3 वर्ष तक उसको खेल कूद के माध्यम से सिखाइए। उसके बाद उसको लेखन, एक जगह बैठकर पठन, उसमें ध्यान लगाना, ध्यान पूर्वक काम करना, ये जो सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे उसके बाद आएगी। तो यह जो कक्षा 1-2 है उसके साथ फिर 3, 4, 5 भी जुड़ी है। तो यह है बालक अवस्था। शिशु अवस्था से जब कोई बालक अवस्था में आता है तो बालक अवस्था का सबसे बड़ा गुण होता है कि उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वो जानना चाहता है, वो तोड़फोड़ करता है कि इसके अंदर क्या है, ये क्यों ऐसा बचता है, ये क्यों ऐसा लगता है। तो उसको तोड़फोड़ करने की एक प्रवृत्ति जग जाती है, जानने की जिज्ञासा जग जाती है। और उस जिज्ञासा को अगर शांत नहीं किया जाए तो वो ज्यादा उछल कूद करेगा। और इसलिए उसके उछल कूद को सही दिशा देते हुए उसको जानने की प्रक्रिया में लाया जाए, ये जरूरी है। और वो जानने की प्रक्रिया जो है उसी को इन 5 वर्षों में डेवलप किया जाना चाहिए। इस जानने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है एक्टिविटीज बेस्ड एजुकेशन। तो सबसे पहले 3 वर्ष जो है वो लव बेस्ड एजुकेशन होगा, अफेक्शन बेस्ड एजुकेशन। उसके बाद 5 वर्ष तक एक्टिविटीज बेस्ड एजुकेशन। और इन 5 वर्षों के बाद जब वो और आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद उसके लिए 6, 7, 8 इन 3 वर्षों का पाठ्यक्रम बनाया गया है। और इन 3 वर्षों के पाठ्यक्रम में ये कहा गया है कि अब वो इस समय किशोर अवस्था में आ गया है। किशोर अवस्था ये जीवन की सबसे नाजुक अवस्था है। इस नाजुक अवस्था में इससे हम क्योंकि गुजर चुके हैं, इसलिए हमें पूरा अनुभव है कि इस नाजुक अवस्था में हमें अनुभूति होने लगती है कि मैं पुरुष हूं या महिला हूं। तो पुरुष और महिला की अनुभूति होना, उसके अनुसार इंद्रियों का विकास होना और उन इंद्रियों के विकास के साथ उसी अनुसार मानसिक बदलाव होना और उसमें कुछ विकार आना, ये सारा शुरू हो जाता है। जिस बालक को कक्षा 5 तक हम स्पर्श करने से उसे आनंद प्राप्त होता है, उसी बालक या बालिका को कक्षा 6 के बाद अगर हम स्पर्श करें तो उसके अंदर विकार पैदा हो जाता है। इसलिए उस समय इसका भी ध्यान रखना जरूरी है कि इन विकारों से अगर दूर करना हो तो उसके लिए क्या किया जाए।
तो भारत में सबसे अधिक आजमाया हुआ जो तरीका है वो है योग। और इसलिए इस समय योग का सबसे बड़ा उपयोग महत्वपूर्ण है। और उस योग आधारित शिक्षा के आधार पर जब उसको हम एकाग्र होना, ध्यान करना, अपने शरीर को लचीला बनाना, अपने शरीर को सभी प्रकार के वातावरण में उसको सहन कर सके इस प्रकार का बनाना, उसके खान पान की व्यवस्था, उसके रहन सहन की व्यवस्था, उसके आचरण की चिंता, ये सारे काम इस उम्र में बहुत अधिक ध्यान पूर्वक किए जाने चाहिए। और इसीलिए जब कहा गया है कि लालयत पंचवर्षाणि दश वर्षाणि ताड़येत, तो ये 3+3+3 9 वर्ष जो है वो एक प्रकार से पहले गतिविधियों के आधार पर और उसके बाद फिर उस पर नजर रखते हुए उसको सही दिशा में उसको विकसित करने का काम, ये इस शिक्षा व्यवस्था की एक विशेषता है। इस विशेषता को लेकर जब और हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आता है 4 वर्ष का काल, जिसमें कक्षा के तौर पर अगर कहा जाए तो 9, 10, 11, 12 और इस 9, 10, 11, 12 को इस शिक्षा मंत्रालय ने एक नया रूप दिया है जो अब तक नहीं था। वो रूप ये है कि यहाँ कई प्रकार के स्किल्स, कई प्रकार की हुनर वो बालक या बालिका के अंदर विकसित की जाएगी। जिसकी जिसमें रुचि है उस प्रकार के हुनर की वहां व्यवस्था होगी। उस प्रकार के हुनर के अनुसार उसको आगे बढ़ाने के लिए वातावरण मिलेगा। और 4 वर्ष पूरे होते होते उसे कोई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उसे कोई हो सकता है कि कोई सर्टिफिकेट देकर कोई जॉब भी मिल जाए और इस तरह वो 18 वर्ष की उम्र में ही अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में आ जाए। और उसके बाद जिसको हायर एजुकेशन लेना है उसके लिए फिर अलग व्यवस्था है। उच्च शिक्षा की व्यवस्था ये इससे अलग कर दी गई है। तो ये जो प्राथमिक शिक्षा, विद्यालयीन शिक्षा की जो 3 भाग है, सबसे पहले शिशु शिक्षा, फिर बालक शिक्षा जिसमें किशोर शिक्षा भी समाहित है, और फिर तरुण शिक्षा। तो इन तीनों उम्र की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार वातावरण बनाना और उस वातावरण के अनुसार उसे शिक्षा मिले, इस प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति करना, इस प्रकार के शिक्षकों का प्रशिक्षण करना, यह भी बहुत आवश्यक है। और इसको और मैं अगर विस्तार से कहूं तो इसके लिए शिक्षा के जो 5 प है उन 5 प का हमें विचार करना होगा। पहला प है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कैसा हो? तो शिशु के लिए जो पाठ्यक्रम होगा वो एक प्रकार का होगा, बालक अवस्था का पाठ्यक्रम दूसरी प्रकार का होगा। उससे ऊपर आएंगे किशोर अवस्था में, उसके लिए भी पाठ्यक्रम कुछ अलग होगा। और फिर तरुण अवस्था, जॉब ओरिएंटेड, जॉब बेस्ड, ऐसा जो शिक्षण है उसका पाठ्यक्रम अलग होगा। तो इस प्रकार से 3 पड़ावों का 3 प्रकार का पाठ्यक्रम ये बनना जरूरी है। और इसलिए पाठ्यक्रम के बारे में मैं अगर ऐसा कहूं कि अपने जो पंच तत्व है जिससे शरीर भी बना है, पूरी सृष्टि जिस पर आधारित है, उन पंच तत्वों के आधार पर अगर हम इस पाठ्यक्रम का विचार करें तो पाठ्यक्रम जल के समान होना चाहिए, जो तरल हो, जिसे सोखा भी जा सकता हो, जिसे सुरक्षित रखना हो तो सुरक्षित भी रखा जा सकता हो, जिसको प्रवाहित करना हो प्रवाहित भी होता रहे, जिसको रोकना हो तो रोका भी जा सके। इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम को जलधर्मी पाठ्यक्रम, ऐसा अगर हम कहें तो जलधर्मी पाठ्यक्रम हमारे लिए सबसे उपयोगी है। और इस जलधर्मी पाठ्यक्रम के सहारे अगला पड़ाव शिक्षा में आता है पठन पाठन। इसी के सहारे पठन पाठन किया जाता है। और पठन पाठन की बात जब आती है तो स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य मुझे याद आता है, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन इज एजुकेशन। यानी मनुष्य में जन्मजात पूर्णता विद्यमान है लेकिन वो बीज रूप में है। और इसीलिए उनका कहना है कि जो मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन, बीज रूप में जो परफेक्शन विद्यमान है उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रकटीकरण, उसका बहिर्प्रकाश, यही वास्तव में शिक्षा है। तो उस शिक्षा का ये जो स्वरूप है वो यहाँ से शुरू होता है।
बीज रूप में जो था वो तो शिशु अवस्था में हमने उसको सुरक्षित रखा, उसको बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन अब उसको अंकुरित करना है, तो अंकुरित करना हो तो मिट्टी का स्पर्श होना जरूरी है। मिट्टी के स्पर्श से ही बीज अंकुरित होता है। तो पठन पाठन भी इसी प्रकार से मिट्टी के समान स्पर्श करने वाला, सामने वाले विद्यार्थी के हृदय को स्पर्श करने वाला हो। हृदय स्पर्शी पाठदान, हृदय स्पर्शी पठन पाठन, ये हृदय स्पर्श करने वाला पठन पाठन हो तो ही वो बीज बीज जो है अंकुरित होगा। और इसलिए उस बीज को अंकुरित होने के लिए जिस प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए, उस प्रकार का प्रशिक्षण शिक्षकों को मिले और उस प्रशिक्षण से वो आगे बढ़े। तो पहले शिशुओं के लिए एक प्रकार का प्रशिक्षण होगा और फिर मिट्टी धर्मी पाठ पठन के लिए जो प्रशिक्षण है, वो प्रशिक्षण एक और अलग प्रकार का होगा। और इस मिट्टी धर्मी पाठ्यक्रम के सहारे जब हम उसका परीक्षण करते हैं कि भाई हमने बच्चों को पढ़ा तो दिया, वो कितना आत्मसात कर सका है, कितना उसमें समाहित हुआ है, कितना वो समझ पाया है, ये भी जांचना जरूरी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जैसे ही परीक्षा की बात आती है तो विद्यार्थी के अंदर एक आतंक छा जाता है। अरे परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, टेंशन। तो परीक्षा ये टेंशन ना हो, परीक्षा बड़े सहज भाव से आनंद के साथ कर सके, दे सके, इस प्रकार की परीक्षा की ये होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। और ये व्यवस्था किसी कमरे में हम बैठे हो और वहां अगर घुटन हो रही हो तो हम अनईजी फील करते हैं, मन में आतंक सा होने लगता है, क्या हो रहा है। लेकिन तुरंत जैसे ही पंखा चला दो भाई, खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो, हवा चलने लगी तो हम आनंद प्राप्त करते हैं। तो पठन पाठन के बाद इस तरह इस प्रशिक्षण परीक्षण जो है, ये परीक्षण भी आनंददायी हो, अर्थात वायु धर्मी हो, ये वायु धर्मी होना चाहिए। तो पंच तत्वों के 3 तत्वों का हमने अभी विचार कर लिया है। सबसे पहले तो हमें पाठ्यक्रम जलधर्मी बनाना है, जो तरल हो, सोखा भी जा सके, रखा भी जा सके, प्रवाहित भी किया जा सके, बदला भी जा सके। उसके बाद उसके पठन पाठन की बात आती है तो मिट्टी समान सर्वस्पर्शी, बीज स्पर्शी, बीज को स्पर्श करने वाला, अंदर की पूर्णता को स्पर्श करने वाला हो। और उसके बाद तीसरी बात आती है कि उसका परीक्षण जैसे ही करते हैं तो वो आनंददायी हो। आनंददायी परीक्षण ये सतत परीक्षण की प्रक्रिया में ही संभव है। केवल एक दिन की परीक्षा या एक दिन में हम जांच लेंगे तो उसके कारण परीक्षा लेने वाले का भी टेंशन और परीक्षा देने वाले का भी टेंशन। तो इसलिए उस टेंशन से मुक्त होना हो तो सतत परीक्षण, ये जो प्रक्रिया है, इसका हमें विचार करना चाहिए। उसको कैसे डेवलप किया जाए, इस पर विचार होना चाहिए। और इस सतत परीक्षण के बाद अगली बात आती है कि ये सारा करने के लिए प्रबंधन की जरूरत होती है। चौथा प है प्रबंधन। और प्रबंधन इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसमें अच्छाई को तो निखारे और बुराई को वहां से हटाए। तो अच्छे को निखारना और बुरे को हटाना, ये अग्नि का ही काम है। अग्नि सोने को निखारती है और अनावश्यक चीजों को हटा देती है, जला देती है। तो प्रबंधन ये अग्निधर्मी हो। अग्निधर्मी प्रबंधन का यह अर्थ नहीं है कि एकदम कठोर हो, तो जितना सहन किया जा सके उस प्रकार की कठोरता के साथ और प्रबंधन को सही ढंग से हम करें तो ये प्रबंधन जो है। और उस प्रबंधन में इसका ध्यान रखें कि जिसमें जो गुण है उस गुण को सकारात्मक ढंग से अपनाते हुए उस गुणों को हम आगे बढ़ाएं और दुर्गुणों की चर्चा न करें। हर व्यक्ति में गुण दुर्गुण दोनों होते ही है, तो दुर्गुणों की चर्चा न करते हुए हम गुणों की चर्चा करें और गुणों को आगे बढ़ाने का विचार करें। जिसमें जो गुण है उस गुण के सहारे उसको काम दे तो प्रबंधन अच्छा होगा। और उसी को अग्निधर्मी प्रबंधन कहा गया है। तो इस प्रकार से अग्निधर्मी प्रबंधन के बाद अगला पड़ाव जो है वो प्रशिक्षण का है। फिर वो चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे प्रधानाचार्य हो, जो भी हो, हर एक को प्रशिक्षित होना ये बहुत जरूरी है। और प्रशिक्षण ये सर्वव्यापी होना चाहिए। अभिभावकों के जैसे ही बस चालक, इसका भी प्रशिक्षण होना जरूरी है। क्योंकि कई बार हमने ऐसी घटनाएं सुनी है
कि बस में आते समय बस चालक ने या बस चालक के कर्मचारी ने, बस के कर्मचारी ने कुछ गलत व्यवहार किया, उसके कारण बच्चे नाराज हो गए, उन्होंने मारपीट कर ली। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये आखिर उनके जीवन को प्रभावित करती है। और इसलिए प्रशिक्षण इन बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। और इसलिए विद्या भारती में तो एक विशेष शब्द जो है वो प्रचलित किया गया है कि विद्या भारती में शिक्षक शब्द का उपयोग नहीं होता, आचार्य कहा जाता है। आचरते इति आचार्य, जिसके आचरण से ही विद्यार्थी प्रभावित होगा, क्योंकि विद्यार्थी अनुकरण प्रिय होता है और वो सामने वाले का अनुकरण करता है। खासकर जिससे उसको कुछ शिक्षा ग्रहण करनी हो, उसका तो निश्चित रूप से अनुकरण करता है। तो इसलिए अपना आचरण अनुकरणीय हो, इसका विचार करते हुए जब हम क्या आगे बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षण ये अनुकरणीय बनाने की प्रक्रिया है। हर व्यक्ति को दूसरों के लिए वो अनुकरणीय बने, इस प्रक्रिया का ही नाम है प्रशिक्षण। तो ऐसा प्रशिक्षण देकर हर व्यक्ति औरों के लिए या छोटों के लिए अनुकरणीय बने, इस प्रकार का बनाना, ये इसमें से बात निकलती है। और इन बातों को सहारे जब हम बात करेंगे तो और 5 बातें इसमें आती है, विशेषकर जो 5 कोश है, पंचकोशीय शिक्षा, उसका भी विचार इसमें होना चाहिए। और जो इसमें किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इसका विचार किया गया है कि पंचकोशीय शिक्षा। तो पंचकोशीय में सबसे पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब ये हुआ कि इस शरीर को धारण करना हो, शरीर का पोषण करना हो, तो उसके लिए इसके अन्न की आवश्यकता है। अन्न, वायु, जल जो भी हो, तो खाद्य की आवश्यकता है, खाने पीने की आवश्यकता है। तो इस अन्नमय कोश से जो शरीर बना है, उस अन्नमय कोश के बारे में विचार करते हुए अन्न का सही उपयोग, कौन सा अन्न कौन से समय किस उम्र में खाया जाना चाहिए, कितना खाया जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, ये सारा जो है इसका भी ध्यान विद्यालय की ओर से रखा जाना चाहिए। और अभिभावक सम्मेलन करते हुए, अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करते हुए उनको भी इसका मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए कि किस उम्र में कौन सी चीज और विशेषकर किस ऋतु में कौन सी चीज इसका सेवन करना उपयोगी है। इसके बाद कहते हुए उस अन्नमय कोश के विकास में हम सहायक बन सकते हैं। इसी अन्नमय कोश को थोड़ा जब अन्न देकर शरीर बन जाता है, तो वह शरीर प्राणवंत है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। जब तक उसमें प्राण है तब तक उस शरीर का मान है, अगर प्राण नहीं है तो उसका कोई सम्मान नहीं है। और इसलिए ये प्राणवंत शरीर, इस प्राणवंत शरीर को अगर हम बनाना चाहते हैं, तो अपना पाठ्यक्रम भी प्राणवंत हो, अपना पठन पाठन भी प्राणवंत हो। एक बार ऐसा हुआ कि एक कक्षा के शिक्षक और मेरे पास आए और कहने लगे कि कक्षा 3 में आज पूरे 45 मिनट तक मैंने क्लास ली, किसी बच्चे ने चूं तक नहीं की, सब चुपचाप बैठे थे और बड़ी अच्छी तरह से कक्षा हुई। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा कक्षा 3 के बच्चों को आपने चुपचाप बैठा दिया, ये क्या किया आपने? बोले नहीं, अनुशासन में रखा, एकदम डांट फटकार कर पूरी तरह से चुपचाप बैठे रहे, मैं बोलता रहा, मैंने पूरे अच्छी तरह से कक्षा ले ली। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि ये अच्छी कक्षा नहीं है। अच्छी कक्षा वह है जो बच्चों के अंदर उस समय के, उस आयु के अनुसार जो उसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करे। इस उम्र में तीसरी कक्षा का बच्चा, उस समय तो उसको चाहिए एक्टिविटीज। आपने एक्टिविटीज नहीं करवाई, हाथ बंधवा दिए, चुपचाप बैठा दिया और बैठकर कहा कि बस मैं बोलता हूँ तुम सुनो, तो ये तो कोई अच्छा लक्षण नहीं है। उसको प्राणवंत बनाइए, कक्षा को प्राणवंत बनाइए। और प्राणवंत बनाने का मतलब केवल खेलकूद करना ही नहीं है, केवल एक्टिव रहना ही नहीं है। तो एक कवि ने यहाँ तक कहा है कि जिसमें न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु नीरा है और मृतक समान है। तो डॉक्टर तो मृत्यु की घोषणा तब करेगा जब उसकी नस नहीं चलेगी, उसका स्पंदन बंद हो जाएगा। लेकिन कवि ने उसे भी मृतक कर दिया है जिसके अंदर अपना स्वयं का स्वाभिमान न हो और देश के प्रति अभिमान न हो। तो इसलिए इस प्रकार के प्राणवंत विद्यार्थी तैयार करना, ये हमारा लक्ष्य है। ऐसे प्राणवंत विद्यार्थियों को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे,
तो अगला कोश है आनंदमय, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। मन ये सबसे अधिक चंचल इस प्रकार का एक अंग है जो दिखता नहीं है लेकिन सभी अंगों को प्रभावित करता है। तो इस मन को, चंचल मन को, अभी भी जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा मन बोलने में नहीं है, मेरा मन घड़ी की तरफ है कि मुझे 40 मिनट में बात पूरी करनी है। आप भी सुन रहे हैं, आप भी यही सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितनी देर तक बोलता रहेगा ये, तो इसलिए कब तक बोलेंगे, इसका ध्यान आप भी रख रहे हैं। तो हमारा ध्यान घड़ी की तरफ है। तो उसी तरह से नहीं बच्चे, लखीदा, आपके लिए समय है, आप बोलिए, पूरी बात करिए, तब हम लोगों ठीक को है, अच्छा लगेगा जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो उदाहरण दिया मैंने। तो बच्चों का भी कक्षा में मन जो है वो भटकता रहता है, वो वहां नहीं होता। जैसे किसी ने कह दिया कि ये देखो ये शेर है, शेर कैसा होता है देखा है, तो उसका मन कक्षा से बाहर चला गया, वो चिड़ियाघर में शेर की तरफ भटकने लगता है मन उसका, कि हाँ देखा था वो शेर ऐसा होता है। तो हाथी कैसा होता है, शेर कैसा होता है, फिर उसी प्रकार से और भी कोई जो भी बात हो, नहर कैसी है, पानी कैसा है, तो जो भी हम पढ़ाएंगे उसमें जो चीज है उसका वर्णन करते ही उसका मन उस चीज के तरफ चला जाएगा और वो वहां जाकर उसको उसके साथ घुलने मिलने लगेगा। तो इसलिए इस मन की जो चंचलता है उसको नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे उभारना चाहिए, और उभार कर वो और अधिक जिज्ञासु बने, उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाए। उसके मन में प्रश्न जगता है तो प्रश्न पूछे, उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो उससे यह भी कहे कि ठीक है, इसके प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा, आज मैं दे नहीं पाऊंगा, मुझे भी जानना होगा। ये कहने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के शिक्षकों का प्रशिक्षण कि विद्यार्थी के मन में आने वाले हर प्रश्न का उत्तर भी देना होगा, उत्तर नहीं दे पाए तो जबरदस्ती कोई झूठ मूठ का उत्तर देकर उसे संतुष्ट कर दिया, ऐसा न करते हुए बल्कि ये कहा जाए कि हम बाद में उसका उत्तर देंगे, इसके बारे में मुझे भी सोचना पड़ेगा। तो ये जो स्वभाव है या ये जो क्रिया है, ये जो एक प्रकार से आचरण है, ये आचरण विद्यार्थी को अधिक प्रभावित करता है। झूठा बोलकर कुछ भी कह दिया तो विद्यार्थी भी आपस में चर्चा करते हैं, इनको आता तो नहीं है, जबरदस्ती ऐसे ही बता दिया। तो अपना हर काम तर्क संगत हो, ये हर शिक्षक का धर्म है। और इसलिए शिक्षक के बारे में जो मैंने पहले कहा कि हम शिक्षक को आचार्य ही कहे, जो जिसके आचरण का प्रभाव विद्यार्थी पर होता है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे आचार्यों का प्रशिक्षण ये मन की इस प्रक्रिया को समझने के लिए देना जरूरी है। इस प्रकार से इस मन के बाद फिर बात आती है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश ये इसलिए नाम दिया है कि विज्ञान बिना तर्क के किसी बात को प्रमाणित न करना ही अवैज्ञानिक है। इसलिए विज्ञान का मतलब है कि तर्क संगत उसका प्रमाण। तो बुद्धि तर्क संगत प्रमाण चाहती है, और इसलिए विज्ञानमय कोश का मतलब है बुद्धि का विकास। और इस बौद्धिक विकास के लिए हमें सही ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, वो चाहे औपचारिक ढंग से हो चाहे अनौपचारिक ढंग से हो, चाहे अनुभवों के द्वारा हो चाहे कथन के द्वारा हो, लेकिन हर प्रकार का ज्ञान उसके उसे उसे आत्मसात करने की और उसे समझने की व्यवस्था ये अपने इसमें होनी चाहिए। और इस प्रकार की इस व्यवस्था के सहारे जब हम आगे बढ़ेंगे तो अंत में आनंदमय कोश, वो आनंद को प्राप्त होगा। और किस प्रकार का आनंद, तो उसे अपने हर चीज का विकास हो रहा है ये देखकर आनंद होता है। और इसलिए इन पांचों उंगलियों के सहारे मैं इस बात को जरा समझा दूं तो अच्छा रहेगा। अगर आज ये पांचों उंगलियां सबको दिख रही है निश्चित रूप से, तो मैं अगर इस उंगली का उपयोग करता हूँ, ये कहता हूँ, तो मुझे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे जरा टॉयलेट जाना है, ये कहने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कहते ही, ये उंगली दिखाते ही सामने वाला समझ जाता है कि इनको उधर जाने दिया जाए। तो ये है शरीर, शरीर की आवश्यकता है, यह उंगली शरीर को इंडिकेट करती है। इस शरीर के अंदर जो प्राण है वो इसके पास वाली उंगली देती है, और ये उंगली है मास्टर फिंगर। इसी से हम तिलक लगाते हैं। ये तिलक लगाने का अर्थ यह है कि
सामने वाले के शरीर के केंद्र बिंदु में मेरे शरीर का केंद्र बिंदु जहां है, इस दोनों को स्पर्श कर रहे हैं। यही दो केंद्र बिंदु होते हैं। मस्तिष्क का यहाँ केंद्र बिंदु है और पूरे शरीर का, उंगलियों का, ये मास्टर फिंगर के नाते यहाँ केंद्र बिंदु है। तो इसको एक दूसरे पे स्पर्श करने का मतलब है कि हमने ऊर्जा का आदान प्रदान किया। तो ये जो ऊर्जा का आदान प्रदान करने वाली ये उंगली है, ये है प्राणवंत कोश। और इस प्राणवंत, जब प्राणवंत कोश है तो स्वाभाविक रूप से मन आएगा ही, और ये मन है सबसे ऊपर जो भटक रहा है। मन को कोई रोक नहीं सकता, उसको वो अपने ढंग से अपनी यात्रा करता है। तो उसको उस यात्रा के लिए छूट रहे, इस प्रकार का संकेत देते हुए ये तीसरी उंगली, ये मन की उंगली है। और इस मन की उंगली को भटकने से बचाने के लिए बुद्धि का विकास किया जाता है। बुद्धि उसको नीचे लाती है और तर्क संगत धरातल पर लाकर उसको समझाती है कि तुम भटको मत, तुम्हारे लिए यही रास्ता है, यही काम है, यही करो। और यही रास्ता दिखाने का काम ये उंगली करती है। इस उंगली को कोई सामने कर दे तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि उधर जाओ, बल्कि ये माना जाएगा कि अरे इन्होंने हमें इधर जाने के लिए कहा है, तो इधर जाओ। तो ये जो है निर्णय देने वाली ये उंगली है। इस निर्णय देने वाली उंगली को जब हम उपयोग करते हैं तो ये हुई बुद्धिमय, माने विज्ञानमय कोश। और अंत में आनंदमय कोश। तो ये पांचवा अंगूठा, ये अंगूठे की विशेषता ये है कि ये हर उंगली को अलग अलग से भी स्पर्श कर सकता है। हर उंगली को अंतर्बाह्य स्पर्श कर सकता है। हर उंगली को समर्थन ये देकर सुरक्षा भी दे सकता है इकट्ठा करके, और उसको ताकत भी दे सकता है। तो सुरक्षा देना, ताकत देना, हाथ एक एक को स्पर्श करते हुए आनंद देना, और अंतर्बाह्य स्पर्श करते हुए उनको समेटना, उनको समझाना, उनको सहेजना, ये जो गुण है ये आत्मा का गुण है। लेकिन आत्मा के बारे में कहा गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, जिसका ना जन्म है ना मृत्यु है, ना उसको कोई जला सकता है ना उसको कोई मार सकता है। तो ऐसे अवर्णनीय चीज को हम कैसे वर्णित करें, कैसे समझाए और कैसे समझे? तो समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि चाहे हम आत्मा का परिचय बड़े अजीब अजीब ढंग से देते हो, लेकिन किसी को देखकर थोड़े दिनों बाद ही हम कहते हैं कि ये तो महात्मा है, और किसी को कहते हैं कि ये तो दुष्टात्मा है। तो हर मनुष्य का आचरण ये उसके आत्मा को प्रकट करता है, और इसलिए आचरण सही हो, इस प्रकार का व्यापार, इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का वातावरण ये शिक्षा क्षेत्र में बने, ये जरूरी है। तो इन पांचों पंचकोशों के सहारे होने वाले पांचों तत्व जो है, इन पांचों तत्वों का भी उतनी ही समग्रता से विचार इस शिक्षा नीति में किया गया है, जिसको मैं जिस भाषा में कह रहा हूं, भले इस भाषा में नहीं लिखा गया हो, लेकिन पंचकोशीय बात लिखी है, और इसको बहुत अधिक व्याख्या बाद में की जाएगी, शायद हो सकता है। तो इसको इस रूप में समझा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और फिर पाठ्यक्रम के बाद पठन पाठन की बात करते हुए सारी बातें मैंने बताई है। तो पठन पाठन के बाद परीक्षण होता है, परीक्षण के बाद प्रबंधन, प्रबंधन के बाद प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण के बाद हर व्यक्ति अपने आप को जब परिपूर्ण मानने लगता है, तब जाकर शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है, मनुष्य निर्माण, वो काम पूरा होता है। और मनुष्य निर्माण की आवश्यकता कितनी है, इसका अगर हम विचार करेंगे तो स्वामी विवेकानंद के जीवन के अंतिम दिनों की घटना वो हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी। सन 1897 जब बेलूर मठ की स्थापना हो रही थी, उस समय स्वामी विवेकानंद वहां काम में लगे हुए थे। उनके सब गुरु शिष्य, गुरु भाई, वो भी सक्रिय थे। और इधर बेलूर मठ का निर्माण हो रहा है, उसी समय ये आपस में विचार विमर्श भी करते थे। तो विचार विमर्श के दौरान स्वामी विवेकानंद ने कई बार कहा
कि मुझे अगर 100 मनुष्य मिल जाते तो मैं इस देश की चित्र परिवर्तन का एक खाका आंक देता, नक्शा बना देता। तब उनके गुरु भाई कहते हैं कि 100 क्यों नहीं मिलेंगे आपको? आपके व्यक्तित्व से, आपके भाषण से, आपके बातों से लोग इतने प्रभावित हैं, अमेरिका से लेकर तो भारत तक। तो आप बताइए कौन से 100 मनुष्य चाहिए, उनको बुला लेते हैं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, आई वांट द मैन। तो बोले यस, व्हाट टाइप ऑफ मैन? वी आर मैन। तो बोलते नो नो, आई वांट द मैन विथ कैपिटल एम, जिसका पहला लेटर कैपिटल हो, ऐसा मनुष्य मुझे चाहिए। अब इसको हम व्याख्या करें इसकी, तो ध्यान में आता है कि पहला लेटर कैपिटल होना, इसका मतलब अंग्रेजी में किसी वाक्य की शुरुआत करनी हो तो पहला लेटर कैपिटल होता है, फिर वो चाहे प्रॉपर नाउन हो या ना हो। लेकिन पहला लेटर है, उसको सम्मान मिल रहा है पहला लेटर बोलने का, तो वो कैपिटल ही होगा। इसका मतलब जो नेतृत्व देने की क्षमता रखता है, जो सामने आकर कहता है कि हाँ मेरे पीछे आओ, तो नेतृत्व देने की क्षमता जिसमें है वो मनुष्य चाहिए। अब वो मनुष्य अगर सबको बौना ही समझे कि मेरे पीछे जो आ रहे सारे बौने हैं, तो ये भी सोच ठीक नहीं है। और उसके अंदर उस वाक्य में आने वाला कोई प्रॉपर नाउन हो तो उसको भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। उस समय वो प्रॉपर नाउन अगर समझे कि मैं भी तो नेतृत्व देने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि मैं पहला लेटर कैपिटल है, इसलिए मेरा वाक्य अलग होगा, तो ये भी ठीक नहीं है। तो ये मानसिकता होनी चाहिए कि नेतृत्व देने की क्षमता होते हुए भी नेतृत्व के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की मानसिकता, ये भी होना चाहिए। उस समय यह अहंकार ना हो कि मैं उससे कम नहीं हूं, तो मुझसे कम भले ही ना हो लेकिन उसके साथ रहो, एक साथ रहकर चलो। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को इंडिकेट करता है कैपिटल लेटर। और ये कैपिटल लेटर कहाँ है? तो each and every I is capital. I is always capital. I फिर चाहे शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे जहां भी आए, वो उसको कैपिटल ही लिखा जाता है। तो हर मनुष्य के अंदर ये स्वाभाविक रूप से है, ये गुण, कि वो कैपिटल लेटर बन सके, यानी अर्थात जो नेतृत्व भी दे सके, नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भी मानसिकता रखे, और पूरे काफिले के साथ सबका उत्साह बढ़ाते हुए चले। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ये बात कहते थे। और जब उन्होंने कहा कि मुझे 100 मनुष्य नहीं मिले, तो अंत में जो 9-10 इनके गुरु भाई थे, उन गुरु भाइयों से इन्होंने कहा कि अब यहाँ से चलो और पूरे देश में घूमो, केवल यहाँ आश्रम में बैठकर काम करने से नहीं होगा, देश में घूमो, झोला लो, झोले में भारत माता का एक नक्शा लो भारत का, और लोगों को भारत क्या है ये दिखाओ, लोगों को भारत का परिचय करा देना। यही काम अपने गुरु भाइयों से उन्होंने करवाना चाहा। उस समय एक गुरु भाई ने कहा कि स्वामी जी, यानी गुरु भाई भी स्वामी विवेकानंद को स्वामी जी ही कहते थे, तो स्वामी जी, हमने अपना घर परिवार छोड़ा है, वो ऐसे भारत में घूमने के लिए नहीं, हमें तो साधना करनी है, साधना करके हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है, इसलिए हमने घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है। हम तो योगी बनना चाहते हैं, आप हमें क्या बनाना चाहते हैं? तो इस पर स्वामी विवेकानंद ने जो वाक्य कहा था, जो बात कही थी, बहुत मायने रखता है। वो बात ये थी, उन्होंने कहा कि योगी बनना चाहते हो ना, पहले उपयोगी बन जाओ, योगी अपने आप बन जाओगे। तो जो दूसरों के लिए उपयोगी नहीं बन सका, उसका योगी बनना भी कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए योगी बनना हो तो अपने आप को दूसरों के लिए उपयोगी बना लो। ये जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों को कही, और उसी का परिणाम ये हुआ कि सभी गुरु भाई झोला लेकर, उस झोले में भारत का नक्शा लेकर और प्रवास पर निकले। स्वामी अखंडानंद कलकत्ते से निकले, यहाँ तक आए, मुर्शिदाबाद तक आए, और वहां उन्होंने जब देखा कि इतनी गरीबी, इतनी माने अशिक्षा, और एक प्रकार का पिछड़ापन, एक प्रकार का माने बहुत ही करुण ऐसी स्थिति उस जिले की थी, तो उन्होंने तय कर लिया कि मेरा कार्यक्षेत्र यही होगा, और वहीं पर उन्होंने आश्रम बना लिया। और स्वामी, वही स्वामी अखंडानंद, ये बाद में संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरु जी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, उनके गुरु बने। और जब उनके गुरु बनने के बाद गोलवलकर जी उनके आश्रम में गए और वहां रहने लगे, तो स्वामी अखंडानंद ने उनके अंदर के छिपे हुए व्यक्तित्व को जान लिया, पहचान लिया,
और उन्होंने उनसे बड़े साफ शब्दों में कह दिया, पूरे 1 वर्ष तक रहने के बाद, या 10 महीने करीब रहे थे। 10 महीने बाद जब कहा कि तुम्हारे लिए ये आश्रम में बैठकर साधना करना ये काम नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ और काम है, और तुम्हारे लिए कोई प्रतीक्षा कर रहा है। तुम वापिस जाओ नागपुर में, तुम्हें वहीं पर काम मिलेगा, जो तुमको शिक्षा प्राप्त करनी थी वो तुम कर चुके हो, ले चुके हो। तो इतने कम समय में उन्होंने स्वामी अखंडानंद से जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, और स्वामी अखंडानंद के निर्देश के अनुसार वो वापिस नागपुर आए। और नागपुर आने के बाद जब बेलूर मठ में उन्होंने संपर्क स्थापित किया, तो वहां बेलूर मठ तब तक स्थापित हो चुका था। तो उस मठ में संपर्क के दौरान ये बताया गया कि डॉक्टर हेडगेवार कुछ काम शुरू कर चुके हैं, उसको भी थोड़ा समझना चाहिए। और जब उसको समझने के लिए गुरुजी गए, तो उनके ध्यान में आया कि ये काम तो वही है जो बनारस में उन्होंने देखा था थोड़ा बहुत, तो उसके साथ वो जुड़ गए। तो इस प्रकार से व्यक्ति निर्माण, ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया, ये इस शिक्षा की अंतिम परिणति कि व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति निर्माण करना, मनुष्य निर्माण करना विद कैपिटल M, ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने का वातावरण बने, इसका दायित्व हम सबका है जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं। और इसलिए हम बिना संकोच के सरकार तक अगर ये बात पहुंचाए कि 3+5+3+4 ये प्रैक्टिकल होगा। 5+3+3+4 की जगह 3 को अलग कर दिया जाए, स्नेहाधारित परिवेश में शिक्षा दी जाए, फिर उसके बाद एक्टिविटीज बेस्ड होगी, तो वो अगले 5 वर्ष होंगे। फिर योगाधारित शिक्षा होगी, वो 4 और 3 वर्ष की होगी, और उसके बाद फिर जॉब बेस्ड एजुकेशन, वो होगी 4 वर्ष, और उसके बाद फिर जो आगे पढ़ेगा वो नेशनल नीड बेस्ड एजुकेशन होगी कि राष्ट्र को जिस चीज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं पढ़ूंगा और उसकी पूर्ति करूंगा। ये जो 5 पड़ाव है, इन 5 पड़ावों के सहारे इस शिक्षा नीति को डाला जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और इसका संकेत इस शिक्षा नीति में कम अधिक मात्रा में है। इसको जरा हम ठीक से खंगाल कर देखेंगे तो इन्होंने 4 पड़ाव जो रखे हैं, वो 4 पड़ाव इसी प्रकार के हैं कि पहला पड़ाव शिशु शिक्षा, जिसको फंडामेंटल एजुकेशन कहा गया है। तो फंडामेंटल वही होता है जिसको मजबूती दी जा सके। तो इस प्रकार से फंडामेंटल एजुकेशन, और उसके बाद फिर एक एक पड़ाव जो है, जिस पड़ाव का मैंने अब तक बता दिया है, तो ऐसे पड़ावों के सहारे जब शिक्षा आगे बढ़ेगी तो फिर इस शिक्षा नीति का सही क्रियान्वयन हो पाएगा। और इसलिए इस सही क्रियान्वयन के लिए हमने लिया हुआ ये जो उद्यम है, लोक पहल में जो इस बात की पहल की है आपने कि शिक्षा की नीति पर हम विचार करें और सरकार तक अपने मन की बात को पहुंचाए, ये जो बात है, ये निश्चित रूप से बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और मैं समझता हूँ कि एक तरफा मुझे जितना कहना था मैं संक्षिप्त में कह चुका हूँ। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो या आपके कोई सुझाव हो तो वो आप दें और बात को आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। कृपया बताएं। बहुत बहुत आभार लखीदा, आपने बहुत सहज और सादा शिक्षा जैसे बहुत ही क्लिष्ट विषय को इतना सरस बना दिया कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, समय के सापेक्ष उसमें परिवर्तन होना चाहिए। उसके दार्शनिक आधारों की व्याख्या करते हुए आपने कहा कि शिक्षा प्राणमय, अन्नमय, आनंदमय, मनमय होनी चाहिए, और उससे योग चित्त वृत्ति निरोधः की स्थिति आएगी। एक सचेष्ट नागरिक राष्ट्र के लिए तभी तैयार होगा जब इस प्रकार शिक्षा का सांस्कृतिककरण होगा। और जो NEP 2020 है, नई शिक्षा नीति 2020 है, उसका जो अभिगम है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, वह निश्चित रूप से योगी से ज्यादा उपयोगी बनने की ओर है।
और यह हम प्रसारण करते हैं विभिन्न माध्यमों से, और आपका पाथेय आज प्राप्त हुआ, और हमारे दर्शक उस पर जो प्रश्न लिखेंगे, जो सुझाव होगा, वो आप तक हम लोग प्रेषित करेंगे। आपके इस अद्भुत उद्बोधन के लिए, सारस्वत उद्बोधन के लिए, और बहुत आम आदमी के लिए आप एक विचारक हैं, प्रचारक हैं, राष्ट्रीय जीवन के सचेष्ट सहयात्री हैं, और साथ ही साथ एक कवि भी हैं। आपने शिक्षा नीति को और भारत के पौराणिक, भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है और भारत की जो मूल शिक्षा नीति है, उसको किस तरह पुनः प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। केवल प्रशिक्षण विद्यार्थी का नहीं, आचार्य का भी होना चाहिए, और आज का टीचर, आज का अध्यापक, शिक्षक किस तरह आचार्य के रूप में रूपांतरित हो, वह आचरण का प्रदाता बने, और एक संस्कार से युक्त नागरिक जो राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हो, उस वैसे नागरिक की कामना की है। और ये शिक्षा ऐसी है कि बट का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें महाकार ग्रहण करने की क्षमता होती है, और हमारी पुरातन शिक्षा पद्धति वही महाकार लेने की सामर्थ्य रखती थी, जहां वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इतने महान ग्रंथों की रचना हुई, और लगातार वह चरय वेत यह निरंतरता बनाए हुए थी। वह किस तरह विक्षोभ के कालखंड में पहुंची थी, और शिक्षा के मूल मनोवैज्ञानिक, एक कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए, हमें अपनी उच्छृंखलता को भी की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, और फिर वो संस्कार में कैसे रूपायित होगी, यही हमारी शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य था। यही हमारे शिक्षा पद्धति का श्रेय, प्रेय और पाथेय था, और आपने उस पर पूरी सम्यक दृष्टि डाली, उसकी स्थूल से सूक्ष्म व्याख्या की। हम बहुत अभिभूत हैं लखीदा आपको पाकर, और यह जो प्रसारण है लाखों तक हम लेके जाएंगे, और आपका एक और व्याख्यान आयोजित करेंगे, बड़ा व्याख्यान, जिसमें सारी जिज्ञासाओं की शांति आपके द्वारा की जाएगी। अभी तो आपने उसको संक्षेप में स्पर्श किया है, और वो भी स्पर्श ऐसा कि भारत के आम आदमी के हृदय का स्पर्श कर सके। लोक पहल की एक सामान्य परंपरा है। लखीदा के इस अद्भुत, ओजस्वी और चेतना पर छाए हुए धुंध को मिटाने वाले उद्बोधन के लिए लोक पहल औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करता है। और इसके लिए मैं प्रयाग विश्वविद्यालय के युवा अर्थशास्त्री और प्रोफेसर डॉक्टर हर्षमणि सिंह को आमंत्रित करता हूं कि सर का धन्यवाद ज्ञापित करें, लखीदा का धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर हर्ष। मैं थोड़ा 1 मिनट और ले लूं। हाँ जी 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 हाँ। जी जी एक बिंदु आपके इस कथन के बाद ध्यान में आया कि अपना जो संविधान है, संविधान 22 भागों में बटा है, जिसमें भाग 2 है नागरिकत्व, सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप पर नंदलाल बोस ने जो चित्र अंकित किया है, वो एक अद्भुत चित्र है। वो चित्र है गुरुकुल का। तो नंदलाल बोस ने ये संकेत दिया है कि नागरिकत्व की रक्षा करनी हो देश के, तो उनको अच्छी शिक्षा और संस्कार मिलने चाहिए, और भारत में अच्छी शिक्षा और संस्कार देने का केंद्र है गुरुकुल। इसलिए गुरुकुलीन शिक्षा का विस्तार करिए, नागरिकत्व की रक्षा होगी। ये जो बात उन्होंने संकेत के रूप में दी है, उसको कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। अब आगे बढ़िए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद लखीदा, आपने संविधान के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को लिया। हाँ डॉक्टर हर्ष जी, धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में लगभग अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हुए और गैर अकादमिक लोगों के भी ने जिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलग अलग पहलुओं पर वार्ता की है, लेकिन आज एक अनोखे विषय पर जो उसकी जो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, उस पर ये सेशन आयोजित किया गया, जिसको श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक और गहनीय विश्लेषणात्मक पद्धति से बहुत सुंदर तरीके से विस्तार दिया। उन्होंने जो एक तो शिक्षा जो मंत्रालय, जो मानव संसाधन मंत्रालय से जो नाम बदला गया, उसके औचित्य को,
और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देशिका होनी चाहिए कि हम उसके उद्देश्यों को किस तरीके से क्रियान्वित करें। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी चुनौती है जो हमारे आदर्श स्थापित हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी ने जो अपनी बात प्रारंभ की वो श्रवण जो हमारे यहाँ जो सनातन संस्कृति में जो श्रुतियां थी, जो पहले कहा गया और लिखा बाद में गया, तो हमारे जो ज्ञान की जो शुरुआत ही होती है, जैसा कि अभी भी श्री लक्ष्मी नारायण जी ने गुरुकुल का भी जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि जो आधुनिक संदर्भों में अगर आप देखें कि जो श्रुतियों हैं या जो लेखन है, जिसमें आचार्य विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम आता है जो पंचतंत्र लिखी गई, तो उसके भी जो बैकग्राउंड है उसमें यही आता है कि जो एक राजा के जो कुछ ऐसे शैतान बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाना मुश्किल था, तो उनको एक ऋषि जो है गुरुकुल में ले गए और उन्होंने उन्हें खेल कूद के माध्यम से, कहानियां के माध्यम से शिक्षा दी। तो ये बिल्कुल बात सही है कि लेकिन अब आज का जो शिक्षक है वो शिक्षा और पाठ्यक्रम का जो संबंध है वो अलहदा नहीं रह गया, हम वहीं उसी समाज के बीच में गुंथ गए हैं। तो एक जो आचार्य की जो भूमिका है जिसको आपने व्याख्यायित किया कि एक शिक्षक, देखिए शिक्षा के जो आयाम हैं वो पाठ्यक्रम है, शिक्षक है और विद्यार्थी, ये 3 आयाम है और ये तीनों बड़े गुथे हुए हैं। अगर हम किसी एक भी सिरे को संतुलित नहीं करेंगे तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि शिक्षक के सामने ये चुनौती है कि वो अब अलहदा नहीं इस समाज में ही रह रहा है, तो उसके सामने एक बिल्कुल अलग चुनौती है। और शिक्षक का आचरण, वह केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, वह खड़ा भी होता है तो वो एक संदेश देता है, वह बात भी करता है तो वो एक संदेश देता है। तो मेरे ख्याल से मैं खुद भी एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक होने के नाते जो चुनौतियां हैं उसे भी शिक्षक को स्वीकार करना पड़ेगा कि वह न केवल पाठ्यक्रम को ही समायोजित करे, बल्कि जो उसका एक और जो महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसको आप शिक्षक विद्यार्थी कह रहे हैं, उसको किस तरीके से नए संदर्भों में समायोजित करना होगा। मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि जो हमारी जो ज्ञान परंपरा है जिसमें अब हम मात्रात्मक की तरफ बढ़ रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी ने बड़ा सुंदर तरीके से कहा भी कि जैसे ही परीक्षा शब्द आता है तो एक भय का माहौल हो जाता है। तो अंग्रेजी में जैसे 2 शब्द थे कि एक इमरजेंसी और एक अर्जेंसी। तो अगर शिक्षा यानी जो लर्निंग प्रोसेस है, अगर ये एक अर्जेंसी के तहत आए, यानी ये कोई भय का माहौल नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छे परिणाम आ सकते हैं। जो वेदों में, जो श्रुतियों में जो कहा गया, मैं एक लाइन को कोट कर रहा हूं जो सर की बात को ही समर्थन करती है कि जीवन के अचरज और भय की तरफ एक जन समाज की भावनाओं का सायराना दस्तावेज है जो हमारी श्रुतियां हैं, जो हमारे वेद हैं। अपने सरल विश्वास से सबने प्रकृति की हर शक्ति, हर तत्व में देव रूप देखा होगा। यह विश्वास, साहस और आनंद से भरा ज्ञान था जिसने रहस्यमय तसव्वुर में जिंदगी को एक दिलकशी दी। और उसके बाद लेखन की परंपरा आती है, शिक्षण और ज्ञान के और दर्शन में गुथे हुए संत का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, कबीर उसमें आते हैं। तो ये जो एक चीजें हैं और जो जिन्होंने सर ने अपनी बात में जो कहा कि जो पाठ्यक्रम है, पठन पाठन है और जो प्रबंधन है और जो प्रशिक्षण है, ये सभी आयाम बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया गया है वह जब व्यवहारिक धरातल पर आए तो उसमें एक विसंगतियां हों। अगर विसंगतियां होंगी तो जो शिक्षक पाठ्यक्रम और जो विद्यार्थी हैं, ये जो इनका जो त्रिवियामी आयाम है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को बिल्कुल प्रभावित करेगा। एक और जो महत्वपूर्ण बात जो निकल के आती है कि हम जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, वो चाहे शिशु अवस्था की बात की गई, बालक अवस्था की, तरुण जिसमें किशोर अवस्था की भी बात की गई और तरुण अवस्था की बात की गई, फिर उच्च शिक्षा की बात की गई। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव
शिशु और जो बालक अवस्था है, ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। वो ज्ञान जो नैतिक शिक्षा के माध्यम से जो गुथाया गया, जो कहानियों के माध्यम से दिया गया, वह आजीवन, वो चाहे उच्च शिक्षा में हो, एक संबल प्रदान करता है। और जो भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो अपने आप में एक पूर्ण शिक्षा नीति है, इस उद्देश्य के साथ कि वह आप दीवो भव की बात करती है। एक एक ऐसे समायोजन की बात करती है जिसमें व्यक्ति को पूर्ण माना गया। हमें कहीं बाहर से नहीं, हमें आंतरिक रूप से अपने आप को परिपूर्ण बनाती है। तो ये वो भी एक उद्देश्य के साथ है। एक और बात जो निकल के आती है कि जो शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो उद्देश्य हैं, उसमें हम कितना हिस्सा मात्रात्मक पहलू को जोर दे रहे हैं और कितना जो है हम गुणात्मक आयाम को जोर दे रहे हैं। हाल के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि ज्यादातर विद्यार्थी अब जो स्कोर कर रहे हैं वो 99% के आसपास स्कोर कर रहे हैं। तो मात्रात्मक रूप से तो आपने अपने आप को परिपूर्ण एक तरीके से कर लिया कि कंपटीशन 99% और 100% के बीच में आप ले आए। तो ये क्या ये मॉडल हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है, या ये मॉडल जिसमें कि हम गुणात्मक पहलुओं की बात करें ताकि शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार भी प्रदान कर सके और आपको परिपूर्ण बना सके, आपको आत्मबल दे सके। तो ये जो आपने जो दर्शन दिया, जो शरीर के हाथ की जो उंगलियों के माध्यम से जो एक शारीरिक संरचना की भी आपने बात की, एक बहुत ही अद्भुत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण आपका व्याख्यान रहा। लोक पहल के मंच पर हम प्रति रविवार किसी न किसी विषय पर लेकर प्रस्तुत होते हैं और एक मंथन करते हैं। निसंदेह आज का जो व्याख्यान है यह बहुत ही अद्भुत है और एक ऐसे विषय को लेके था जो लगभग कम मंचों पर ही इन विषयों पर, खासतौर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मनोवैज्ञानिक पहलू पर बात की जा रही है। हम कोशिश करेंगे आज इस मंच के माध्यम से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मनोवैज्ञानिक संदर्भों में उच्च शिक्षा के की भी बात को किया जाए और उसे प्रमुखता से देखा जाए, क्योंकि वह एक राष्ट्र की परिसंपत्ति है। वो कहते हैं कि साहब एक डॉक्टर क्योर द पेशेंट बट अ टीचर क्योर द नेशंस। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल इस अद्भुत व्याख्यान को एक रोल मॉडल की तरफ से लेके बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और आज इस मंच को लोक पहल के संयोजक डॉक्टर बीके सिंह सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बड़ा आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम को संयोजन अपनी यात्रा को जारी रखते हुए भी डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी ने जिस तरीके से संयोजित किया, उनका भी बहुत-बहुत आभार। आभासी पटल पर तकनीकी सहयोग के लिए आयुष त्यागी जी, जो हमेशा ही बहुत तत्पर तरीके से तुरंत संयोजन करते हैं, एक ऐसी श्रृंखला तैयार करते हैं, उनका भी मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इस आभासी मंच पर जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं फेसबुक के माध्यम से और इस जूम मीटिंग के माध्यम से, मैं उन सभी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और अंत में एक बार पुनः श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, जो एक साहित्यकार भी हैं, जिनकी संविधान की समझ भी और विद्या वाहिनी के उनके अनुभव हम सभी लोगों को सुनने को मिले, हम लोग हर्षित हैं। धन्यवाद। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत आभार आपके धन्यवाद ज्ञापन के लिए। डॉक्टर हर्ष जी ने बहुत अच्छे तरीके से धन्यवाद दिया। लेकिन लक्ष्मीदा एक इतना विराट लखीदा व्यक्तित्व है और उनका जो प्रायोगिक स्वरूप है और जो बिल्कुल अगला कदम दिखाई देता है, वो इतने कर्म में डूबे हुए, आकंठ कर्म में डूबा हुआ व्यक्तित्व और जो अनुभव की विशालता है और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से उस मनोवैज्ञानिक पक्ष को भारत के जागरण के लिए आवश्यक है कि हमें पुनः गुरुकुल की पद्धति पर आना पड़ेगा। हमें पुनः संदीपनी परंपरा
उसी इसका समाप्त तभी हम इस राष्ट्र समय का समाप्त हो कल्याण गया। कर सकते हैं। इस राष्ट्र का अब समय की कमी है, अपनी मर्यादा है। लखीदा का हृदय से बहुत बहुत आभार, और मैं पुनः चाहूंगा कि हम लखीदा से पुनः विनम्रता पूर्वक जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम आपका आह्वान करेंगे, आपका आशीर्वाद, आपका पाठे, आपका उद्बोधन हमारे मंच को प्राप्त होगा। बहुत बहुत आभार, हृदय से बहुत बहुत आभार। डॉक्टर